सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोग जाना था कि फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट तक की जो भी रिएक्शंस है वो कैसे चलती हैं। आज जानेंगे कि उसके बाद की जो भी रिएक्शंस है वो कैसे प्रोसीड होती हैं और कैसे सबस्ट्रेट वाला फॉस्फोरिलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज़ को। सो ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट तक पढ़ चुका था। ओके, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एटीपी के ऐड होने से एटीपी के ब्रेक होने से बनता है फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। और यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम था PFK1, दैट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। सो यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्प्लिटिंग फेज़ क्या होती है। सो चलिए सबसे पहले उसे शुरू करते हैं। सो स्प्लिटिंग फेज़ क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं। स्प्लिटिंग फेज़ ग्लाइकोलाइसिस का एक मेजर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट है वो उसका ब्रेकडाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से एक का नाम है DHAP एंड सेकेंड का नाम है G3P या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो स्प्लिटिंग फेज़ यही है। अब इस स्प्लिटिंग फेज़ को चलाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एल्डोलेज फर्स्ट एंड एल्डोलेज सेकेंड। अभी जो एल्डोलेज फर्स्ट है ये आपके पाए जाते हैं प्लांट में और एनिमल्स में। वहीं जो एल्डोलेज सेकेंड है ये पाया जाता है फंगी में और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स में। अब ये एल्डोलेज क्या करता है, इस फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट को तोड़ देता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे एक कार्बन 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे CH3O PO3 2 नेगेटिव था और यहाँ पे भी एक CH3O PO3 2 नेगेटिव एक यहाँ पे भी था। बीच की स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा। सो जब इस चीज़ को तोड़ा जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में। एक तो DHAP होगा और एक जो होगा वो G3P होगा, DHAP एंड सेकेंड वन इज G3P। मैं एक बार इनका अच्छे से नाम लिख दे रहा हूँ कि आप बार बार मुझे लिखना ना पड़े। DHAP का जो फुल फॉर्म है उसे हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वहीं जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है अभी जो G3P है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, सो ये जो फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट है इसको तोड़ दिया जाएगा दो पार्ट्स में। एक का नाम होगा DHAP और दूसरे का नाम होगा G3P। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में आइसोमेराइज हो सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होता है। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पे एक एंजाइम आया और इसने यहाँ पे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन किया। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अब इन दोनों के आपस में स्ट्रक्चर के रिजेम्बलेंस होने की वजह से जो ये आइसोमेरेज एंजाइम होगा वो DHAP को या तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा या फिर जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको DHAP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो उस एंजाइम का नाम है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज।
ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। सो ये एंजाइम इन दोनों को आपस में आइसोमराइज कर देगा। अब इसके बाद की जो रिएक्शंस है वहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक इंटरमीडिएट हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो चलिए जानते हैं उसे, तो सबसे पहले टेस्ट कर लिया जाए। सो देखिए, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अब इस एंजाइम की वजह से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। उसका नाम है NAD+ मॉलिक्यूल, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका फुल फॉर्म होता है। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD का फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर इसके साथ होता तो उसका नाम हो जाता निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। अगर P जुड़ा है H की जगह पे तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो जाएगा वहाँ पे, NADP जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर NADH जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ये तो हुआ NAD। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके साथ एक H+ आयन को यहाँ पे जोड़ा जाएगा इस मॉलिक्यूल एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अब इस एंजाइम के जोड़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो NAD है वो NADP+H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+H+ आयन में। सो ये जो NADH है ये एक हाईली रिच मॉलिक्यूल है। अब इस NADH का यूज हो सकता है कि ETC में कन्वर्ट यूज लिया जा सके इसका। ETC कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ से ATP का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो इसी का बना होता है, NAD का ही। सो यहाँ पे हुआ। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसको बना दीजिएगा 2 चीज़ों में, मतलब इसमें जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज। अब काइनेज का काम क्या है? काइनेज का काम ये है कि एक जो भी फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करना या फिर ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगेन रिएक्शन चलेगा। अब ये जो है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम लोग जानेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहने का मतलब कि किसी मॉलिक्यूल से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग हटा रहे हैं और उसको ADP की मदद से उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं अगर हम लोग ATP में, तो इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होने की वजह से यहाँ पे जो एक ADP मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ATP मॉलिक्यूल में, ATP। अब और यहाँ से जो ये एक फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है उस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाएगा और उसी फॉस्फेट ग्रुप को इस ADP के साथ जुड़कर ATP में तोड़ दिया जाएगा, ATP का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। सो इसके वजह से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। फॉस्फोग्लिसरेट ये इसका एक प्रोडक्ट होगा। अब
यहाँ पे जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इस रिएक्शन को कैरी करता है। अब यहाँ से जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो म्यूटेज एक्टिविटी के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में। सो उसको समझते हैं। मैं इस चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। सो अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो 3-फॉस्फेट ग्लिसरेट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट पे। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सो अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो रिएक्शन वो किसके द्वारा होगा? सो ये जो रिएक्शन है वो चलाई जाती है एक अदर एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब इस म्यूटेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी एक बात बताता हूँ। जब भी कहीं किसी रिएक्शन में अगर आपको म्यूटेज एक्टिविटी दिखे तो म्यूटेज एक्टिविटी का सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर कोई, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, और इससे एक यहाँ पे मॉलिक्यूल लाइक कोई जुड़ा हुआ है। तो जब भी इस पर कोई म्यूटेज एक्टिविटी होगी तो ये जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये ग्रुप हट कर यहाँ आ जाएगा। मीन सिंपल सा मतलब यही है कि किसी जो फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर जो भी मेन ग्रुप होगा उसके पोजीशनिंग को चेंज कर दिया जाएगा। मीन्स पहले जब ये जो ग्रुप था यहाँ पे था और जब म्यूटेज एक्टिविटी हुआ तो इस चीज़ को यहाँ से हटाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया और वही चीज़ सेम फिनोमिना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन से फॉस्फेट को हटाकर सेकेंड कार्बन पे ला दिया गया है। सो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे किसी भी तरह का फॉस्फेट सब्स्टिट्यूएबल फॉस्फोरिलेशन होता नहीं है। एक और बात बता दूं कि ये सभी जो रिएक्शंस हैं उन सभी में 2-2 मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। मीन यहाँ पे जो DHAP बनेगा वो भी 2 मॉलिक्यूल का बनेगा। 2 मॉलिक्यूल कहने का मतलब कि 2 × 3 कार्बन = 6 कार्बन। ओके, सो सभी का यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इस 2-2 होने की वजह से जो ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो भी 2-2 बनेंगे। शुरू में मैंने बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। उन 4 ATP मॉलिक्यूल्स में से जो 2 ATP मॉलिक्यूल होता है उसका इसी रिएक्शन में कंज्यूमिंग हो जाता है। शुरू में जैसे आपने देखा था कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे एक ATP जो है उसे ADP में कन्वर्ट किया जाता था, तो उससे एनर्जी लिया जाता था। तो वहाँ पे जो एक ATP है वो यहाँ से आता है। सो जो 2 ATP का गेन है और 2 ATP का जो कंजप्शन है वो इसी में हो जाता है। लास्ट में जो है 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और उसी ATP को लेकर एनर्जी बनाई जाती है, जो भी एनर्जी काम करना हो किया जाता है। सो ये तो वही। अब इसके आगे की रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखिए, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगेन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा। और यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है इनोलेज। अब इनोलेज आया यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। सो जब ये रिएक्शन चलेगी तो इस रिएक्शन से आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या बना? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इसको मैं नॉर्मली PEP बोल सकता हूँ, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है। यहाँ पर भी किसी भी तरह का ATP जनरेशन होता नहीं है। ATP जनरेशन होगा जस्ट इसके बाद वाले स्टेप पे, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ADP के साथ मिलाकर ADP का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। सो ये हुआ ये। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद
कि इस चीज़ पे एक और एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम होगा पाइरूवेट काइनेज। अब ये जो पाइरूवेट काइनेज है, ये पाइरूवेट काइनेज क्या करेगा, इसके फॉस्फेट ग्रुप को हटाकर इसे कन्वर्ट करेगा पाइरूवेट में, जो कि एक एंड प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ों का। पाइरूवेट में कन्वर्ट करेगा जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा ATP मॉलिक्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट, एक सेकेंड, यहाँ पर भी आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सो यहाँ पे भी एक ADP एटम टूटा, आई मीन कन्वर्ट हुआ। अब जो ये लास्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे बनेगा पाइरूवेट। अब इस पाइरूवेट के बाद लिंकिंग स्टेप आएगा, और लिंकिंग स्टेप के बाद या तो ये फर्मेंटेशन में चला जाए या फिर ये चला जाए TCA साइकिल में बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिटिल कोलिन नहीं, एसिटिल C को एंजाइम में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैक्टेट में। सो ये हुआ। सो ये एक पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथ है जिसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन एंजाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, रिच एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और कई सारी चीज़ें होती हैं आपस में, आइसोमेराइजेशन होता है कई जगह पे, और सभी मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होती है वो 2-2 की नंबर में सभी होती हैं, जिसकी वजह से 2-2 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक और बात बता दूँ कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में जो है एक मेजर डाइवैलेंट कैटायन का यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है Mg2+ आयन, Mg+2। अब ये जो डाइवैलेंट कैटायन है, इस डाइवैलेंट कैटायन का यूज़ किया जाता है एज अ कोफैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे जो एंजाइम है वो एक्टिव होती हैं। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही है। एक और चीज़ बता दूं कि जो मैंने शुरू में बताया था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स रिएक्शन होती है। सो सेम इसी तरह से होगा कि मान लीजिए अगर कोई एक एक्स्ट्रा पाइरूवेट है तो उस पाइरूवेट को सबसे पहले तो इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी के सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम आएंगी, वो स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम क्या करेंगी, उसको अगेन जो रिएक्शन जैसे कि मान लीजिए जब आपका फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बना था, तो वहाँ से जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना था वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन था। अब उसे रिवर्सिबल बनाने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम। उस एंजाइम को यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रक्टोज 1,bis फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सो ऐसे कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो ये एक पूरे यहाँ से यहाँ तक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का, और ज़्यादा कुछ तो इसी यूज होगा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे लिंकिंग स्टेप आते हैं। उन लिंकिंग स्टेप के बाद ये पाइरूवेट जो है वो उन स्टेप के साथ जुड़ता है, और या तो ये चला जाएगा TCA साइकिल में, या फिर जहाँ पे भी इसका यूज होना होगा वहाँ पे चला जाएगा। TCA साइकिल में जाने के बाद जो भी CO2 का वो रिलीजमेंट होगा वो रिलीज़ होगा, वहाँ पे और ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड इन TCA साइकिल। सो ये पूरा आज ख़त्म हुआ ग्लाइकोलिसिस। सो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।